हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर आयुष पारिक, जूलॉजी फैकल्टी, CLC सीकर। आज आपके सामने मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, उसकी जनरल फिजियोलॉजी क्या है यूरिन फॉर्मेशन की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहा होगा नेफ्रॉन का एक जर्नल ओवरव्यू है। देखिए, यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो किडनीज में होता है, और किडनीज की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? नेफ्रॉन। तो यूरिन फॉर्मेशन के लिए नेफ्रॉन की जनरल स्ट्रक्चर हमें पता होनी चाहिए। एक डायग्रामेटिकली यहाँ पर शो करने की कोशिश की गई है। कुछ उसकी हिस्टोलॉजी भी यहाँ पर दे रखी है कि कौन कौन सी टिश्यूज उसके अंदर होते हैं। तो नेफ्रॉन की मैं बात करूं तो देखिए, नेफ्रॉन एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। बहुत सारे नेफ्रॉन्स किडनीज के अंदर मिलते हैं, और नेफ्रॉन्स का काम ये होता है कि ब्लड प्लाज्मा में से जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हैं उन्हें अलग कर देना, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए जो आयंस हैं एक्सेसिव उनको अलग कर देना, और जो बॉडी फ्लूइड्स हो गए जैसे कि जो वाटर कंटेंट अगर है तो उसको अलग कर देना, और किसका फॉर्मेशन करना? यूरिन का फॉर्मेशन करना। यानी कि एक साधारण भाषा में कहूं तो ब्लड प्लाज्मा को छान करके और बहुत सारे प्रोसेस को परफॉर्म करके फाइनली किसका फॉर्मेशन करना? यूरिन का फॉर्मेशन करना। तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है एक नेफ्रॉन। तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को हम लोग मेल्फिगियन कॉर्पस्कल कहते हैं। ये पूरा जो पोर्शन यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने बनाया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये एक मेल्फिगियन कॉर्पस्कल है। मेल्फिगियन कॉर्पस्कल में दो चीजें आ रही हैं। सबसे पहले आता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, देखिए ग्लोमेरुलस क्या है? ये एक टफ्ट है, एक ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा है। जो ग्लोमेरुलस एक ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा है जो बोमन कैप्सूल के अंदर यहां पर पाया जाता है। देखिए, जिस जगह से ब्लड आता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में उसे हम कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, और जहां से बाहर निकलता है उसे हम कहते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। और यहां से फिर स्टार्ट होता है नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट, जिसका नाम है बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल एक डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर है जिसकी डबल वॉल है। देखिए, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम इसके अंदर है, और यहाँ पर इसके अंदर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का एक गुच्छा पाया जाता है। और इस पूरी स्ट्रक्चर को कॉमनली अगर नाम दिया जाए तो इसको मेल्फिगियन बॉडी या मेल्फिगियन कॉर्पस्कल भी हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद ये इसकी नेक है, नेक पे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, और फिर नेफ्रॉन के पार्ट स्टार्ट होते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो मेन ट्यूबुलर पार्ट स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसे प्रॉक्सिमल नाम इसलिए दिया क्योंकि ये जो ट्यूबुलर पोर्शन है ये बोमन कैप्सूल के पास में है। इसी के बाद एक लूप लाइक, एक हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। और लास्ट की जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोलेटेड, डिस्टल का मतलब क्या हुआ है? दूर। यानी कि बोमन कैप्सूल से जो स्ट्रक्चर दूर है और कॉन्वोलेटेड है उसका नाम दे दिया डिस्टल कॉन्वोलेटेड, और जो पास में है उसका नाम दे दिया प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड। और इनके बीच में एक हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम हो गया लूप ऑफ हेनले। और लास्ट में काफी नेफ्रॉन से जुड़ी हुई और उनके डीसीटी से कनेक्ट करती हुई, डिस्टल कॉन्वोलेटेड से कनेक्ट करती हुई एक डक्ट होती है जिसे हम लोग कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अगर हम बात करें प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की, तो यहाँ पर सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोविलाई का नंबर बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा आगे हम देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन के अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो पीसीटी में परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद लूप ऑफ हेनले के पार्ट्स हैं थिक डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग मीन्स जो नीचे की तरफ जा रहा है, वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से है। फिर थिन डिसेंडिंग लिम्ब, ये भी नीचे की तरफ ही जा रहा है पर ये पतला है, और ये बना हुआ है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। फिर ये लूप वाला पार्ट हो गया, और फिर असेंडिंग। असेंडिंग भी जो थिन पोर्शन है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का है, और असेंडिंग में भी जो थिक पोर्शन है वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का है। और लास्ट में फिर डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आ जाता है जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम से जुड़ा हुआ होता है। और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट के शुरुआती पार्ट में क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, और लास्ट में जाकर के फिर आप देख सकते हैं कि ये आगे चल करके यूरिन किडनी से सारी जो कलेक्टिंग डक्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगा। कलेक्टिंग डक्ट
फिर रीनल पेल्विस में जाती है, यूरेटर से होती हुई यूरिनरी ब्लैडर में जाती है। अभी हम यहाँ पे नेफ्रॉन यूरिन फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये नेफ्रॉन का एक जनरल ओवरव्यू हो गया, एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया। सबसे पहले मेल्फिगियन कॉर्पस्कल। मेल्फिगियन कॉर्पस्कल में क्या क्या है? ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा, जो बोमन कैप्सूल एक कप जैसे स्ट्रक्चर के अंदर है। वहां जहां से ब्लड आ रहा है वो है एफरेंट आर्ट्रियोल, जा रहा है इफरेंट। फिर पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। अब हम हमारे मेन प्रोसेस की तरफ आते हैं कि किस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। टू प्रोड्यूस यूरिन, नेफ्रॉन्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स परफॉर्म 3 बेसिक प्रोसेस। 3 बेसिक प्रोसेस यूरिन फॉर्मेशन के अंदर होते हैं। सबसे पहले है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन। सबसे फर्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसको हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड प्लाज्मा है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर से ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर जाता है। ये देखिए, आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। और ये एफरेंट आर्ट्रियोल है जहां से ब्लड आ रहा है, और ये एफरेंट आर्ट्रियोल है जहां से बाहर जा रहा है। और यहां से ब्लड कैपिलरीज इसके अंदर जाती हैं, और यहां से ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होता है, बोमन कैप्सूल के नेक रीजन में आता है, देन फिर आगे मूव होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन कैपिलरीज से और बोमन कैप्सूल से क्या होगा, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से जो ब्लड प्लाज्मा है वो फिल्टर होगा। तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकेंड नंबर का प्रोसेस है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है कि जैसे जो फ्लूइड यहां से ब्लड प्लाज्मा से छन करके किस में पहुंचा, फिल्टर होकर किस में पहुंचा, सबसे पहले बोमन कैप्सूल के अंदर, वो फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से आगे की तरफ मूव करेगा। तो यहां पर क्या होगा, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। देखिए क्या होता है कि फिल्ट्रेशन के अंदर बहुत सारा पार्ट ब्लड प्लाज्मा का पीसीटी के अंदर पहुंचता है, बट सारे पार्ट को तो यूरिन में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। अगर इस तरीके से किया जाए तो पर डे प्रोडक्शन 180 लीटर्स हो जाएगा, इतना यूरिन तो है ही नहीं। तो क्या होता है कि एक बहुत बेसिक सा प्रोसेस होता है, जितना भी हम लोग फिल्टर करते हैं उसका 99% पार्ट तक हम लोग वापस से क्या कर लेते हैं, रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। और जो 1% पार्ट है केवल वो ही किस में कन्वर्ट हो पाता है, यूरिन के अंदर। और लास्ट प्रोसेस यहाँ पे है ट्यूबुलर सीक्रेशन। ट्यूबुलर सीक्रेशन में क्या होता है कि जैसे ही फ्लूइड रीनल ट्यूब्यूल से पास होता है, कलेक्टिंग डक्ट से पास होता है, तो कुछ ड्रग्स, कुछ एक्सेसिव आयंस और कुछ वेस्ट जनरली इस प्रोसेस में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, तो उन्हें निकालना जरूरी है। तो वापस से एक प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है, ट्यूबुलर सीक्रेशन। ट्यूबुलर सीक्रेशन के अंदर क्या किया जाता है, वापस से इन सभी को उन जो रीनल ट्यूब्यूल हो गई, यानी कि जो नेफ्रॉन की ट्यूबुलर पार्ट हो गया, पीसीटी और डीसीटी और एलओएच के अंदर वापस से उसको क्या कर दिया जाता है, सीक्रेट कर दिया जाता है। ये ट्यूबुलर सीक्रेशन भी एक बहुत अहम प्रोसेस है। तो यूरिन फॉर्मेशन में कितने प्रोसेस हो गए स्टूडेंट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रेशन। इन तीनों प्रोसेस से किसका फॉर्मेशन होता है, यूरिन का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम लोग इसको कहते हैं। एक डायग्राम के हिसाब से मैंने दिया है, ये क्या है पूरा की पूरा स्ट्रक्चर, ये मेल्फिगियन कॉर्पस्कल यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ये देखिए, इसके अंदर ये जो टफ्ट है ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का है, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है और ये बोमन कैप्सूल है, ये बोमन कैप्सूल है। अब देखिए ये पार्ट जहां से ब्लड आ रहा है वो है एफरेंट आर्ट्रियोल और ये है इफरेंट। एफरेंट का आप देख सकते हैं डायमीटर बढ़ा हुआ है और इफरेंट का डायमीटर कम है। तो यानी कि ब्लड जो आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है और निकल काफी कम जगह से निकल रहा है। तो इसके कारण क्या होता है, ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं इनके अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है स्टूडेंट्स। इसी प्रेशर को कहा जाता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और यही वो मेन प्रेशर है जिसके कारण ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होता है। ये इसकी अराउंड वैल्यू यहां पर दे रखी है, 55 mmHg का प्रेशर जनरेट होता है। सेकंड प्रेशर देखिए, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देखिए फिल्ट्रेशन में क्या करना है, जो भी प्लाज्मा का कंटेंट है वो बाहर आएगा, तो वो किसकी वजह से आ पाएगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के लिए हमें ये डिटरमाइन करना है कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है। तो सबसे पहले हमने बात की कि ये जो डायमीटर का अंतर है इसके कारण कौन सा प्रेशर हुआ, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सेकंड प्रेशर है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसमें से जो फ्लूइड
जो फिल्ट्रेट है जो छन के बाहर निकल गया इस प्रेशर के कारण, वो वापस आना चाहता है अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रेन में धक्का मुक्की हो रही है, कुछ लोग बाहर की तरफ उतर जाते हैं, वो वापस चढ़ने की कोशिश करते हैं, और जो लोग बाहर जा रहे हैं उन पे भी धक्का लगाते हैं। उसी तरीके से ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण फिल्ट्रेट छन गया, बाहर निकला, बट कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, वही जो सॉल्यूट्स हैं, वही जो फिल्ट्रेट है, वो वापस अंदर आना चाहता है, तो ये अपोजिट इफेक्ट लगाता है। और थर्ड नंबर का प्रेशर होता है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो ब्लड के प्लाज्मा के अंदर जो बेसिकली उसके अंदर जो सॉल्यूट्स है उनके कारण एक ब्लड का खुद का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ये भी क्या करता है, अपोज करता है। तो यहाँ पर एक प्रेशर तो चाह रहा है कि फिल्ट्रेशन हो, वो कौन सा है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और दो प्रेशर क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। और इन तीनों के कंबाइंड रिजल्ट के कारण हम क्या डिटरमाइन करते हैं, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, हम ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में से कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को माइनस कर देंगे, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, अराउंड 10 mmHg। और यही वो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है जिसके कारण जो फिल्ट्रेट है वो फिल्टर होकर के किस में पहुंचता है, नेक रीजन में पहुंचता है बोमन कैप्सूल के। नेक्स्ट स्लाइड में इसी को मैंने डिस्क्राइब किया है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ये देखिए ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये अराउंड 55 mmHg होता है। इट प्रमोट्स फिल्ट्रेशन by forcing water and solute blood plasma through the filtration membrane, यानी कि क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। सेकंड कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये किसके किसके कारण जनरेट होता है, ये एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, एक्सर्ट अगेंस्ट द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ये अपोज कर रहा है। और किसके कारण है, जो फ्लूइड ऑलरेडी कैप्सुलर स्पेस में है। देखिए जो बोमन कैप्सूल के अंदर जो स्पेस था, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और उसकी नेक्स्ट वाली जो मेम्ब्रेन है उसके बीच में जो कैप्सुलर स्पेस के अंदर जो पहुंच चुका है फ्लूइड, वो उसका अपोज करता है उसको, ये एक प्रकार का बैक प्रेशर है, उसे कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। और थर्ड था ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि प्रोटीन सच एज एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन जो कि ब्लड प्लाज्मा में होते हैं उसके कारण होता है, ये अराउंड 30 mmHg है, ये भी क्या करता है, अपोज करता है। तो फाइनली फिल्ट्रेशन किसके थ्रू हो रहा है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। कैसे कैलकुलेट किया हमने, क्या किया, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में से कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और बीसीओपी को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 mmHg। Thus प्रेशर ऑफ 10 mmHg causes a normal amount of blood plasma, यानी कि इसके कारण ही क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। तो इस 10 mmHg के कारण ब्लड प्लाज्मा में से फिल्ट्रेट अलग हो जाता है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब कितने स्टेप्स बचे, दो, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इसमें कंबाइंडली मैंने यहाँ पर समझाया है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन को अलग अलग पार्ट्स में किन किन का होता है। एक डाटा बेस्ड है, अगर आप प्री मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको बेसिक एनसीईआरटी लेवल पर इसको देखना है बहुत अच्छे से, पर इसको डिटेल में आप समझना चाहें तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में से किसका रीएब्जॉर्प्शन होगा, देखिए वाटर 65% सिंपल ऑस्मोसिस से आ गया, सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, सबसे ज्यादा जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वो पीसीपी के अंदर हो रहा है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड में सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, ग्लूकोज का 100% हो जाता है। देखिए 65% सोडियम पोटेशियम पंप्स के कारण, पोटेशियम का फिर 65% डिफ्यूजन के कारण, ग्लूकोज का 100% फैसिलिटेड भी हो रहा है और एक्टिव भी हो रहा है, अमीनो एसिड भी एक्टिव और फैसिलिटेड डिफ्यूजन के कारण हो रहा है, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, यूरिया भी कुछ अमाउंट में वापस आ जाता है, और कुछ आयन्स जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम। और इस पार्ट में यानी कि पीसीटी के अंदर जो सीक्रेशन हो रहा है, जो वापस डाला जा रहा है, वो किसका है, H+ आयंस, NH4। ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म है H+ और बाइकार्बोनेट का, ये मैं आपको नेक्स्ट किसी लेक्चर में बताऊंगा। ये किस लिए किया जाता है, ताकि हम हमारे ब्लड का जो पीएच है उसे मेंटेन कर पाएं। H+, NH4, यूरिया, केरेटिनिन, इन सबको वापस से क्या कर दिया जाता है, किसमें सीक्रेट कर दिया जाता है, पीसीटी के अंदर। अगर अब मैं लूप ऑफ हेनले की बात करूं तो लूप ऑफ हेनले में किसका होना है, वाटर का भी यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, सोडियम का हो रहा है, पोटेशियम का हो रहा है, क्लोराइड का, बाइकार्बोनेट का और इन्हीं का, इनका वेरिएबल है। और सीक्रेशन किसका होता है, यूरिया का। जब हम कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म पढ़ेंगे और काउंटर करंट पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। यूरिया रिसाइकलिंग होती है कलेक्टिंग डक्ट के, और यूरिया के कलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब के बीच में, जो कि काउंटर करंट मैकेनिज्म में बहुत हेल्प करेगी। उसके बाद डीसीटी के अंदर देखा जाए तो
अर्ली जो डीसीटी है उसके अंदर लगभग वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, वाटर का लगभग सभी में हो रहा है, आप देख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम का है। और जो सिक्रेशन है यहाँ पर सोडियम आयंस का, बाइकार्बोनेट आयंस का, यूरिया का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्रेशन की बात करें हम लोग तो बेसिकली ये सिक्रेशन है पोटेशियम आयन और H+ आयंस का। ये वापस से जो लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और कलेक्टिंग डक्ट का जो पार्ट है उनका अंदर रीएब्जॉर्प्शन ही वापस से समझाया गया है। और सिक्रेशन दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को का हो रहा है, पोटेशियम आयन और H+ आयन, जो कि वेरिएबल अमाउंट का है। और यहाँ पर ADH हार्मोन भी बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। तो इन प्रोसेस से गुजरने के बाद ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन हो जाने के बाद फाइनली हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? यूरिन मिल जाएगा। इस टेबल को आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर आप इसको प्री मेडिकल के लिए दें तो आप NCERT पे फोकस कर सकते हैं जिस चीज़ों के लिए। तो एक बेसिक ओवरव्यू मैंने समझा दिया आप लोगों को कि किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। दोबारा से बता देता हूँ, 3 स्टेप हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, जिसके अंदर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के कारण जो फिल्ट्रेट है वो ब्लड प्लाज्मा से अलग होता है। और उसके बाद ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन के प्रोसेस इस नेफ्रॉन के जो ट्यूबुलर पार्ट है उसके अंदर परफॉर्म होते हैं। तो ये यूरिन फॉर्मेशन था। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और जैसा कि आपको ध्यान भी होगा, CLC की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं सभी बैचेस की 16 अप्रैल से। तो www.clclive.in पर जाकर के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और उन ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं। कोर्सेज आप लोगों के स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है? ओके, धन्यवाद वंस अगेन।